नमस्कार सभी किसान साथियों को। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर। आज एक विशेष राजनीतिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही के कुछ समय पहले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर चर्चाएं काफी तेज हुई और विपक्ष का ये कहना है कि जो कारण बताया गया है इस्तीफे के पीछे वो तबीयत का बताया गया है कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि ये इस्तीफा जो है ये सरकार के दबाव के कारण दिया जा रहा है। जब जगदीप धनखड़ जी किसानों की आवाज उठाने लगे और सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो सरकार ने उन्हें मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए। तो आज अपने इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और साथ ही हम बात करेंगे सरकार की एक ऐसी योजना जो इस इस्तीफे के बाद जब सरकार की काफी खिलाफत होने लगी तो किसानों के लिए सरकार जो योजना ला रही थी, एक योजना पीएम धन धान्य योजना नाम से, उस योजना को सरकार ने लॉन्च कर दिया है ताकि इस मुद्दे को दबाया जा सके। ये विपक्ष का आरोप सरकार पर रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 21 जुलाई 2025 को जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने तबीयत का हवाला देते हुए अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार के दबाव में लिया गया निर्णय है। क्या इस बात में सच्चाई है और कितनी सच्चाई है? अगर इस बात को अपने थोड़ा सा जगदीप धनखड़ जी के कार्यकाल पर नजर डालें तो वैसे भी जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल काफी जो है विवादों से भरा हुआ रहा है। हालांकि जगदीप धनखड़ जी का जो कार्यकाल 2027 अगस्त 2027 तक था, जो अभी 2025 की जुलाई में ही पूरा इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसके अंदर इनका जो पिछले कुछ वर्ष हैं ये विवादों से भरे रहे हैं, जिनमें कुछ एक मुद्दे रहे हैं, जैसे कि जो किसानों के हित में जो बात करते थे उन पर भी जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो काफी टिप्पणियां करते थे। एक बार न्यायपालिका और कार्यपालिका की कार्यशैली पर भी इन्होंने काफी टिप्पणियां की और जिससे काफी विरोध भी हुआ था। और जो मणिपुर हिंसा में जो संसद में हंगामा कर रहे जो विपक्षी सांसद थे उन पर भी इन्होंने काफी टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर इनका पूरा कार्यकाल ही विवादों से भरा हुआ रहा है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अभी इनका में हृदय परिवर्तन हुआ और ये जो है वो किसानों की बात रखने लगे थे और ये किसानों का जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि सरकार के खिलाफ किसान बार बार आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों असहमत हैं किसान सरकार की नीतियों से। सरकार द्वारा इतनी नीतियां लाने के बावजूद भी किसानों की समस्याएं सरकार क्यों सुन नहीं रही, क्यों किसान बार बार मजबूर हो रहे हैं आंदोलन करने पर और उनकी आंदोलन की चर्चा सदन में क्यों नहीं हो रही। ये इस बात को लेकर किसानों का समर्थन करते हुए जगदीप धनखड़ जी ने सरकार से सवाल उठाया था। तो जिसके बदले में सरकार ने, ये विपक्ष का कहना है कि इसी बात को लेकर सरकार ने मजबूर किया उनको रात्रि काल में फोन पर इस्तीफा देने के लिए। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो किसान साथियों हमें इस बात पर सोचना होगा कि किसानों का कोई नेता नहीं है भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों की आवाज को बुलंद कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर ये ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है। किसान चला रहे हैं इस देश को, अन्नदाता हैं। और इतनी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था होते हुए भी जब किसानों के संबंध में इतना बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर कोई बात करता है किसानों के पक्ष में तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ता है। एक इससे पहले भी उदाहरण देखने को मिला था, सत्यपाल मलिक जी जो राज्य थे तो उन्होंने भी किसानों के लिए आवाज उठाने का प्रयत्न किया था तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। विपक्ष का कहना है कि उनको भी सरकार के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। अगर इस बात में सच्चाई है तो हमें इस बात को सोचना होगा और किसानों को जागरूक होना होगा कि इतने बड़े पद पर रहते हुए भी अगर वो किसानों के साथ या किसानों के खिलाफ हो रही जो भी चीजें हैं या उनके खिलाफ नहीं बोल सकते तो हम आम आदमी, आम अनपढ़ किसान क्या ही बोल लेगा इस देश के अंदर। इस बात को हमें सोचना होगा और हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। किसानों को सभी को एकजुट होकर जागरूक होना होगा और ये तय करना होगा कि सरकार जो हमारे लिए नीतियां ला रही है क्या वो वास्तव में धरातल पर हमें फायदा पहुंचा भी रही है या सिर्फ कागजों के अंदर दबी हुई रह चुकी है, या सरकार की जो वोट बैंक है वोट बैंक का काम कर रही है, वो नीतियां हमें वास्तव में फायदा दे भी रही हैं या नहीं। इस बात को हमें सोचना होगा और ये तभी होगा जब हम जागरूक होंगे। किसान साथियों को अपनी प्रत्येक जो केंद्र सरकार की योजना है उसके बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये योजना है वो हमारे ऊपर क्या असर डाल रही है या हमें फायदा पहुंचा भी रही है या नहीं। तो इस तरह से ये काफी विवादित
पिछले कुछ समय में काफी विवादित बयानबाजी हुई है, जिसमें केंद्र सरकार पर सीधा विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है कि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को एक जायज बात करने पर कैसे इस्तीफा के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने केंद्र सरकार के दबाव में ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर यह सच्चा होता है तो किसानों के लिए यह एक चिंताजनक बात है कि हम इतने बड़े व्यक्ति जब हमारी बात करने के लिए उनको अपना पद त्यागना पड़ता है तो आम किसान की यहां पर क्या सुनवाई होगी। तो सभी मेरे किसान साथियों से आग्रह है कि वो जागरूक रहें, सभी योजनाओं के बारे में जानते रहें। तो इसी जो जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा था, इसी के बाद में जब राजनीतिक हलचलें बढ़ने लगी, राजनीतिक गलियारों में जो बयानबाजी है वो तेज होने लगी, तो उसको दबाने के लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, पीएम धन धान्य योजना, ताकि किसानों को लाभ दिया जा सके या किसानों का ध्यान इस ओर लाया जा सके, उस मुद्दे से हटाकर इस ओर लाया जा सके। तो आज अपने पीएम धन धान्य योजना की भी बात करेंगे। और क्या है ये वो योजना? योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वास्तव में वो जितने फायदे बता रहे हैं उस योजना में, क्या वास्तव में धरातल पर किसानों को वो फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और क्या फायदे हैं उस पर आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो अपने पहले तो इस योजना पर देख लेते हैं, पीएम धन धान्य योजना 2025, जिसमें क्या है, जो जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन 36 योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया है, यानी सभी प्रकार के लाभ जो है वो एक ही योजना के तहत किसानों को दिए जाएंगे। देखिए, शुरुआत जो है योजना की वो 16 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने कैबिनेट में इसको मंजूर किया है, यानी हाल ही में इसको मंजूर किया है। और ये वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों तक चलेगी और इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने दिया है। इसमें क्या रखा गया है साथियों? इसमें सबसे शुरुआती स्तर में भारत के 100 ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाएगा जो कृषि सेक्टर में पिछड़े हुए हैं, और उन 100 जिलों पर यह योजना क्रियान्वयन होगा इस योजना का, और उसके बाद धीरे धीरे सभी जिले इसके अंडर में आएंगे। तो शुरुआती में 100 कृषि पिछड़े जिलों को लागू की जाएगी और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम एक जिला शामिल किया जाएगा। और इसके चयन मानदंड क्या है? यानी वो जिला जहां निम्न उत्पादन होता है, कम फसल होती है या सीमित कृषि ऋण प्रवाह है, उन जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, जिसमें विशेषकर छोटे, लघु और सीमांत किसान होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे आपको लाभ क्या मिलेंगे, आसान शब्दों में मैं आगे बताऊंगा लास्ट में उसके बारे में। तो इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया है, एक तो कृषि का उत्पादन बढ़ाना, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को बढ़ावा देना, टिकाऊ खेती को अपनाना, और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज यानी पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अपनी फसलों को स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाना, कोल्ड स्टोर बनाना और गोदाम बनाना, ताकि फसल लंबे समय तक रखी जा सके सुरक्षित। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और ऋण उपलब्ध करवाना, दीर्घकालिक और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना, यानी बहुत कुछ है इस योजना के अंदर। इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी रखी गई है, डिजिटल तरीके से इसकी जो पारदर्शिता है वो आपको दिखाई देगी। देखिए, योजना में 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाएं, जो अभी हाल फिलहाल केंद्र सरकार की 36 योजनाएं चल रही हैं, उनको शामिल करके एक कर दिया गया है, और इनमें राज्य योजनाएं भी शामिल हैं। इसके तहत क्या होगा? हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति बनाई जाएगी। जो जिला इसमें शामिल किया जाएगा उसमें एक समिति बनाई जाएगी, पीएम धन धान्य समिति नाम से, जिसमें कौन लोग होंगे? एक तो जिले का कलेक्टर होगा और उस जिले के प्रगतिशील किसानों को उसके अंदर शामिल किया जाएगा। निगरानी और आंकलन कैसे, यानी वो समिति क्या कार्य करेगी और इस पीएम धन धान्य योजना का आंकलन और निगरानी कैसे की जाएगी? तो योजना की प्रगति के लिए 170 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखे गए हैं, जिसको केपीआई कहा गया है। इंडिकेटर यानी कि उस योजना से क्या क्या लाभ हो रहे हैं उसको इंडिकेट करने के लिए 117 इंडिकेटर बनाए गए हैं, जिससे अपने को पता चलेगा कि हम प्रत्येक साल कितना इस योजना में लाभ ले रहे हैं। प्रत्येक जिले का एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा और फार्मर ऐप बनाया जाएगा, जिस डिजिटल बोर्ड इस डैशबोर्ड पर और ऐप पर इस योजना का पूरा कार्यान्वयन, पूरी प्रक्रिया किसानों को बताई जाएगी। और मासिक रूप से रैंक किया जाएगा जिलों को कि कौन सा जिला इसमें सबसे आगे चल रहा है। नीति आयोग, ये सब विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। इससे क्या लाभ होते हैं और प्रभाव क्या पड़ेंगे? देखिए, योजना से उत्पादन में वृद्धि होगी, कृषि अलाइड क्षेत्र मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन होगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, ये सरकार का कहना है। सरकार का मानना है कि जैसे 100 जिलों के केपीआई बेहतर होंगे, जो इंडिकेटर है वो बढ़ते जाएंगे, तो राष्ट्रीय आंकड़े भी बेहतर होंगे, यानी देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा। सारांश देख लीजिए, शुरुआत हुई है इसकी जुलाई
16 जुलाई 2025 से अवधि 6 वर्ष रखी गई है, यानी 2025-26 से आगे 6 वर्ष तक। बजट 24,000 करोड़ रुपए है। 100 जिले सबसे पहले इसमें लक्षित किए गए हैं जो कृषि सेक्टर में पिछड़े हुए हैं। उद्देश्य है इसका कृषि उत्पादकता, भिन्न भिन्न प्रकार का कृषि को बढ़ावा देना, सिंचाई, फसल का भंडारण और वित्तीय सशक्तिकरण, यानी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना जैसी चीजों पर इसमें कार्य किया गया है। और इसके लिए 117 जो मानक रखे गए हैं, इंडिकेटर रखे गए हैं, मासिक रैंकिंग दी जाएगी और डिजिटल डैशबोर्ड होगा हर एक जिले का, जहां पर अपने को प्रदर्शन पता चलेगा इस जिले में क्या क्या इस योजना के तहत फायदा हुआ है। और इसमें 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान शामिल होंगे। अब सबसे मेन बात रहता है कि किसान ये चाहते हैं कि हमें साहब साधारण भाषा में बताइए कि हमको इससे क्या लाभ होगा, तो मैं उसी पर बात कर लेता हूं। देखिए, इसमें एक तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या काम किया जाएगा, तो किसानों को सरकार द्वारा उन्नत बीज और आधुनिक खेती तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी अच्छे खाद बीज दिए जाएंगे और आधुनिक खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आपका स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय होगा। जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी का परीक्षण और जैविक खेती और स्मार्ट कृषि यंत्र दिए जाएंगे, यानी जो अलग अलग योजनाएं हैं जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है और जो कृषि यंत्र सब्सिडी योजना है, तो सभी को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये भी कार्य इसके अंदर होंगे उत्पादकता बढ़ाने के लिए। दूसरा काम सिंचाई के सेक्टर में, देखिए सूक्ष्म सिंचाई जैसे फव्वारा और ड्रिप प्रणाली को के लिए सरकार द्वारा जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। जल ग्रहण क्षेत्र यानी सिंचाई सुविधा को विकसित किया जाएगा इसमें। तीसरा फायदा है फसल भंडारण और प्रोसेसिंग सुविधा, किसान अपनी फसल को स्टोर कर रख सकते हैं इसके तहत। तो इसमें देखिए पंचायत व ब्लॉक स्तर पर छोटे भंडारण गोदाम और कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे ताकि किसान अपनी जो भी फसलें हैं उनको स्टोर रख सकें। इसके अलावा अपनी फसल की सही कीमत पर बेचने के लिए फसल को सुरक्षित रखने का समय मिलेगा इसके द्वारा। कृषि ऋण और वित्तीय सहायता, सरकार द्वारा आसान शर्तों पर लघु अवधि और दीर्घ अवधि के लिए खेती यानी कृषि ऋण मिलेंगे, जिसमें पीएम किसान, केसीसी, बीमा जैसी योजनाओं से समन्वय करके ये ऋण दिया जाएगा। फसल विविधीकरण, यानी इसमें जो परंपरागत अपने खेती कर रहे हैं गेहूं, धान, कपास, इसको छोड़कर नई फसलों जैसे सब्जी, फल, दलहन, तिलहन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसान ज्यादा विकसित हो और किसानों की आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे इससे। इसके अलावा इसमें प्रशिक्षण और क्षमता विकास, तो किसानों को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र केवीके और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे आप आधुनिक खेती करें, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और डिजिटल माध्यम, क्योंकि ऐप लॉन्च किया जा रहा है, डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया जा रहा है, तो डिजिटल माध्यम से आपको इस योजना की पूरी जानकारी एक ऐप के माध्यम से मिलेगी। तो डिजिटल माध्यम के जरिए सारी जानकारी आप घर बैठे इस योजना की ले सकते हैं। डिजिटल डैशबोर्ड और किसान ऐप, ये बहुत बढ़िया चीज है। हर जिले की प्रगति के लिए आपको बताया 117 मानक रखे गए हैं, जिसको इंडिकेटर के कहा गया है, केपीआई कहा गया है। इसके आधार पर इस योजना की ट्रैकिंग की जाएगी कि कौन सा कार्य कहां पर चल रहा है। और किसान ऐप के माध्यम से किसानों को सरकार की हर योजना की जानकारी मिलेगी, मौसम का पूर्वानुमान मिलेगा, फसल के मंडी भाव जैसी जानकारी मिलेगी। स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, जैसे भंडारण, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट या गोदाम अगर सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है स्थानीय युवाओं को वहां पर रोजगार भी मिलेगा, तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और किसान उत्पादक संगठन को जोड़कर खेती को व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। यह है पीएम किसान धन धान्य योजना, जो अगर अपने इसकी रूपरेखा देखें तो अपने को यह बहुत शानदार योजना दिखाई दे रही है। लेकिन बात वही है कि योजनाएं तो पहले भी बहुत आई हैं, लेकिन धरातल पर उतरने पर वो योजना क्या फायदा पहुंचाती है, क्या वास्तव में उससे किसान को फायदा हो भी रहा है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ ये योजना उस जो प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की जो उसको लेकर जो बयानबाजी चल रही थी, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उससे किसानों का ध्यान हटाने के लिए इस तरफ ध्यान जो किसानों का लाया जा रहा है। तो ये जब लागू होगी योजना तो हमें पता चलेगा। और वही बात रह जाती है कि अगर किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कोई हमारे पास नेता नहीं है तो हमें खुद जागरूक होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और हम अपनी आवाज तभी बुलंद कर सकते हैं जब हम जागरूक होंगे। और जागरूक का मतलब हर किसान पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अनपढ़ किसान भी जागरूक हो सकता है। तो हमारे चैनल का लक्ष्य यही है कि प्रत्येक किसान को जागरूक करें कि सरकार द्वारा लाई गई योजना की प्रत्येक जानकारी हर किसान के पास होनी चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या वास्तव में वो योजना हमें लाभ दे रही है या सिर्फ सरकार का वोट बैंक बनकर रह गई है वो योजना। तो साथियों, अगर
विपक्ष का जो आरोप है सरकार के ऊपर कि जगदीप धनखड़ जी किसानों की आवाज उठाने लगे, सही रास्ते पर आए, उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो सरकार के दबाव के कारण उनको पद से हटना पड़ा, तो ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। इतना बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब किसानों की आवाज नहीं उठा सकता तो आम जनता अपनी आवाज कैसे बुलंद करेगी। तो इसलिए हमें आपस में मजबूत होकर, एकता के साथ जागरूक होकर सभी योजनाओं की जानकारी रखनी होगी और हमें एकता रखकर आवाज उठानी होगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आज की वीडियो में मेरा जो मकसद था, आपको जो संदेश पहुंचाना, वो आपको मिला होगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।